हाय, दिस इज मी बासित चौधरी। और मैं आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज जिन भाई से मैं आपको मुतारिफ कराने वाला हूँ, उनको मैं प्यार से कैप्टन भी कहता हूँ। उनका नेचर सच में कैप्टन वाला है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और वो समझ लें एक नॉलेज का पहाड़ है वो। और हम तो हमेशा ही उनसे सीखते हैं। और बड़े अच्छे भाई, बड़े अच्छे दिल के मालिक सैयद शहीर अली। पहले तो अस्सलाम वालेकुम बासित, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद तो सर आप डिजर्व करते हमें ठीक ही होना है। उसके बाद तो और कहाँ जाना है। दूसरी बात रही कि नॉलेज का अंबार, नॉलेज का पहाड़, तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ज़िंदगी ने या इन बर्ड्स ने सिखाए हैं वही आगे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग कम टाइम में ज़्यादा अच्छा अचीव कर सकें। जी। तो शहीर भाई, आपसे सवाल कुछ इस तरह का है कि मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कितने टाइम से बजरीगर ब्रीड करा रहे हैं। और आपकी स्पेशलिटी भी बजरीगर ही है और आपका पैशन भी बजरीगर के अंदर ही है। तो आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड के अंदर और कितने टाइम से बजरीगर आप ब्रीड करा रहे हैं। बासित, सवाल आपने बहुत अच्छा किया है। अब ऐसा है कि बचपन का शौक है ये, अभी तो नहीं है कि हम चलते फिरते हमें एक चीज़ पसंद आई और हम ब्रीड कराने लग गए। तो अगर कंटिन्यूसली देखो, इस दफ़ा मुझे तकरीबन 8 साल हो गए इस हॉबी के अंदर, इस बजरीगर के अंदर, और मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ इसको। सिर्फ बजरीगर का शौक करने की जो बेसिक वजह है ना, वो ये है कि इसमें टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। अब मैं बाय प्रोफेशन हूँ भी इंजीनियर, और मैं टेक्निकल चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह समझता हूँ और उनको सॉल्व करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। तो बनिस्बत दूसरे बर्ड्स के बहुत सारी स्पेशीज़ हैं, बहुत सारा काम है मार्केट के अंदर, लेकिन बजरीगर एक डिफरेंट चैलेंज है। हर सीज़न, हर क्लच में, हर अंडे के साथ आपको एक नया कुछ सीखने को मिलता है, और आपके सामने ऐसे ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं कभी कभार जो आपने शायद फेस भी ना किया हो। और आपकी वर्किंग है, आपकी नॉलेज है, जिसके हिसाब से आप जो अचीव करना चाहते हैं, समटाइम्स ये होता है कि आपको उससे ज़्यादा चीज़ें अल्लाह नवाज देता है। तो मेरा बजरीगर के ऊपर फोकस इसीलिए है कि ये एक अलग ही गेम है। ये एक ऐसा है कि आपकी इंटरनल सेटिस्फेक्शन, और आप इंटरनेशनल मार्केट को मीट करने के लिए जो टूर रहते हैं, जैसे आपको WBO की तरफ से हर साल एक टास्क दिया जाता है दैट यू हैव टू मेड अ सर्टेन शेप ऑफ बर्ड। तो उसके साथ आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। आपको पता होता है कि जैसे बिरयानी की मिसाल है कि कितना मसाला डालना है, कितने उसमें चावल डालने हैं, कितना पानी डालना है। इसी हिसाब से इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद होते हैं, और उन्हीं इंग्रेडिएंट से आपको अपनी बेहतरीन बिरयानी बनानी है WBO के हिसाब से। तो बजरीगर यार एक नशा है। अच्छा शहीर भाई, मैं आपसे कुछ इंटरनेशनल से मुतालिक सवाल करना चाहूँगा। आजकल बड़ी हॉट टॉपिक चल रहा है एग्जीबिशन होगरों की, वर्किंग एग्जीबिशन होगरों। आप इंटरनेशनल बर्ड को और पाकिस्तानी बर्ड को क्या कहेंगे? इन दोनों के कैलिबर को आप किस तरह डिफाइन करेंगे? और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में आज कैसा बर्ड तैयार हो चुका है? क्या हमारा बर्ड इंटरनेशनल मार्केट को compete कर पाएगा? बासित, पाकिस्तान में सबसे बड़ा फुकदान ये है कि हम अपने दोस्तों को देख के चलते हैं ज़्यादातर, या दूसरे शहरों के दोस्तों को देख के चलते हैं। हमारी सबसे बड़ी कोताही ये है कि हम इंटरनेशनल मार्केट को नज़र भी नहीं डालते कि वहाँ पे क्या चल रहा है। मतलब मैं हूँ तो मैं नहीं देखता कि इजिप्ट में क्या चल रहा है, मैं नहीं देखता मुख्तलिफ UK में क्या चल रहा है, मैं नहीं देखता जर्मनी में क्या चल रहा है। मैं सिर्फ अपने मुल्क के मैं कहूँगा बुरा लगेगा, कमर्शियल एस्पेक्ट को देखते हुए हम ब्रीड कराते हैं बर्ड्स। जब हम इंटरनेशनल मार्केट को रीड करना शुरू करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि यार वेयर वी आर एंड वेयर दे आर, हमें कहाँ पहुँचना है, हमें किस तरह से वर्किंग करनी है। तो ये एक अलग टॉपिक है। आपको इंटरनेशनल मार्केट रीड करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, वहाँ पे जितने ब्रीडर्स हैं उन तक पहुँचना पड़ेगा, उनके बर्ड्स देखने पड़ेंगे, फिर आप अपना तयन कर सकते हैं कि आप कहाँ पे खड़े हैं। रही बात, आप कहते हो कि हम इंटरनेशनल मार्केट को मीट करेंगे या नहीं, हम ज़रूर करेंगे, लेकिन हमारा फोकस होने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल मार्केट को मीट करना कोई बड़ी बात नहीं है, इट टेक्स टाइम, हर चीज़ में वक्त लगता है, तो आप वक्त के साथ साथ ग्रूम होते हैं। तीसरा सवाल आपको ये था कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल मार्केट लेवल का बर्ड है कि नहीं। हमारे पास वर्किंग बर्ड्स हैं, लेकिन हम अपने बर्ड्स को जब कंपेयर करते हैं इंटरनेशनल मार्केट से और बाहर के बर्ड्स से, तो हम अभी पीछे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों में वो, जिसे तप्पड़, लेम लैंग्वेज में तप्पड़ कहते हैं,
पाकिस्तानी में वो तप्पड़ है कि हम शायद बाहर का बंदा 2 साल में एक चीज़ बना सकते हैं तो पाकिस्तानी 1.5 साल में वो वाला काम कर सकते हैं। पाकिस्तानी के अंदर इतनी एबिलिटीज़ है, तो अभी भी हम दूर नहीं है। ये एग्जीबिशन वगैरह में इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम। अब इंटरनेशनल मार्केट के लिए हमारे चंद लोग हैं जो कि लीड करते हुए जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे नाम हैं, मुख्तलिफ शहरों में बहुत सारे ब्रीडर्स मौजूद हैं जो एग्जीबिशन वगैरह में वर्किंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ फीचर से वर्किंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ लाइन को इन्वॉल्व करके वर्किंग कर रहे हैं। मेरे भी बहुत से दोस्त हैं कराची में रहते हैं, तो उनका भी काफ़ी अच्छा नाम है माशाल्लाह। पाकिस्तान में एक अच्छा नाम है और बाहर बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, खुसूसन अरब कंट्रीज़, जहाँ पे उनको बहुत अच्छा समझा जाता है, उनकी वर्किंग को बहुत अच्छा समझा जाता है और लोग बड़े मुतासर होते हैं और बर्ड के बारे में पूछते भी हैं कि यार ये बंदा कौन है, आप इस बंदे को जानते हैं, मुझे इससे बर्ड दिलवा सकते हैं, नहीं दिलवा सकते, शायद आप जानते हो। बासित चौधरी नाम है उनका। तो बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो बर्ड को लेके चल रहे हैं। मैं खुद बड़ा इंस्पायर हूँ इस शख्स से। इस शख्स के पहले तो अखलाक से, जो कि मुझे अखलाक बड़ा जो ना खींचता है, अपनी तरफ खींचता है। तो जब अब जैसे कि उस शख्स के सेटअप पे हम मौजूद भी हैं, तो जब भी यहाँ पे आना होता है कि अगर दिन की थकावट आप लेकर आएँ और यहाँ पे आपकी सारी थकावट निकल जाती है, बल्कि फनाइसोफू तो जिस डायरेक्शन पे ये काम कर रहे हैं वो वाकई सराहने के काबिल है। इनको मज़ीद सपोर्ट हम पाकिस्तानी मिलकर कह रहे हैं, तो आई थिंक ही विल डू समथिंग ब्रिलियंट कि शायद किसी और ने यहाँ पे ना किया हो। शहीद भाई, बजरीगढ़ की अगर बात करें तो मैं आपसे एक लाइन में जवाब चाहूँगा इस बात का कि हॉबी या बिजनेस। ये सवाल बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा यार। ये हॉबी है, ये कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है। मैं थोड़ा लंबा करूँगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक दरमियानी जवाब दे देता हूँ। ये एक ऐसा तुक्का है जो लग गया तो लग गया, चली तो चांद तक, ना चले तो फिर वो वाली मिसाल है इसकी। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी अगर इसको समराइज किया जाए तो ये सिर्फ एक हॉबी है। आपका कमर्शियल एस्पेक्ट से कुछ लग गया, आपके पास चंद पैसे आ गए तो आ गए, नहीं आए तो ये एक रिलायबल बिजनेस नहीं है। आप इसको बिजनेस समझ के इस तक ना पहुँचे तो बेहतर है। इस पर मुझे क्रिटिसाइज किया जाएगा, लेकिन मैं क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि मैं दूसरों को बेवकूफ़ नहीं बनाऊँ कभी, मेरी आदत में नहीं है। अब अगला सवाल आप कर सकते हैं। अच्छा शहीद भाई, आप आजकल की मार्केट आपके सामने ही है। आप माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं। हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। तो यकीनन आपने ब्लैक फेस भी देखा है, आपने ब्लैक विंग भी देखा है, आपने कॉम्बोज भी देखे हैं और मुख्तलिफ मोटेशंस हैं जो आप आजकल देख ही रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे एक न्यू फैंसियर को जो सवाल ये करता है कि मैं क्यों आऊँ इस फील्ड के अंदर, मुझे क्या ऐसा इसमें आप खास दिख रहा है? तो आप क्या कहना चाहेंगे न्यू फैंसियर को? कोई ऐसा मैसेज जिसको सुन के दिल को सुकून मिले, जो हकीकत हो? देखिए, इस वक्त इन्फ्लेशन ज़ाहिर है पूरी दुनिया में है, तो पाकिस्तान में और ज़्यादा असरअंदाज होती है। तो लोग अपने घर के अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे, तो आप न्यू फैंसियर्स को मशवरा देने की बात करते हैं। तो मशवरा उनको मैं यही दे सकता हूँ कि अभी इन्फ्लेशन है, बजरीगर या दूसरी म्यूटेशन या दूसरे बर्ड्स के रेट डाउन है। अगर आपको अपना शौक़ पूरा करना है कि भाई मैं रेयर म्यूटेशन पे काम करना चाहता हूँ, तो इट इज़ द बेस्ट पॉसिबल चांस कि आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट करें। और हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट बाद रंग भी ले आए। अव्वल तो मैं तो नहीं मानता इन्वेस्टमेंट को। आप शौक़ करना चाहें, ये सबसे सुनहरा मौका है कि आपको बड़ी महंगी चीज़ आजकल के दौर में बड़े अच्छे पैसों में आपको मिल जाती है कि आप शौक़ कर सकते हैं। आज मैंने हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, मैंने सोशल मीडिया पे मैं मोबाइल अपना स्क्रॉल कर रहा था और मैंने स्क्रॉल करते करते सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट पे एक ऐसी पोस्ट देखी जिसको देख के आई वॉज वेरी शॉक्ड। बजरीगढ़ की ही पोस्ट थी। तो जो रेट मैंने देखे बजरीगढ़ की मोटेशन के, आई वॉज सच अ शॉक के दिस इज द फ्यूचर। मतलब ये क्या हो रहा है? तो आई थिंक कि आप पहुंच गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? अच्छा, बासित ऐसा है कि इस तरह के बहुत सारे नाम मैं भी देखता हूँ। मैंने भी ये वाली पोस्ट देखी है, सबने देखी है। वो अलबत्ता अलग बात है कि बाद में डिलीट हो जाती है, वो एक अलग केस है, लेकिन बहुत सारी आती भी रहती हैं। अब ऐसा है यार कि अनसर्टेनिटी है,
अब जैसा कि मैंने पहले कहा, लोगों के पास शौक करने के पैसे नहीं है, लेकिन जो लोग उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जो लोग रेयर म्यूटेशंस अपने पास लगा लेते हैं, अगर उनके पास क्वांटिटी आ रही है तो एटलीस्ट, मैं दोबारा कहूँगा ये बिजनेस नहीं है, लेकिन फिर भी छोटा शौक करने वाला जो कि बर्ड लेता है चंद पैसों के खातिर, जो कि उसको नहीं लेना चाहिए, सिर्फ शौक करना चाहिए, लेकिन इस चक्कर में वो बेचारा मारा जाता है। अब आपके पास अगर बड़े ब्रीडर हो, आपके पास मल्टीपल ब्रीड्स आ रही हैं बर्ड की म्यूटेशन की, आपका सेल नहीं हो रहा तो आप रोक लो। देखो, किसी भी कारोबार को चमकाने का या उससे पैसे कमाने का या मुल्क को एक अनदर लेवल पे लेके जाने का उस इंडस्ट्री के अंदर एक ही हल है कि आपका एक्सपोर्ट चलना शुरू हो जाए। अब ये मेरी स्पेसिफिक फील्ड नहीं है एक्सपोर्ट किस तरीके से चलेगा, लेकिन जो इस इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं या जो बड़े ब्रीडर हैं जिनको सालों हो गए, तो इनको इंटरनेशनल एक्सपो अटेंड करनी चाहिए और बाहर के ऑर्डर पकड़ के पाकिस्तान से बर्ड उठा के बाहर भेजना चाहिए, ना कि बर्ड तब भेजना चाहिए जब बर्ड की मार्केट आप बिल्कुल कोलैप्स कर दें, उस बर्ड की कोई वैल्यू हैसियत ना रहे, और फिर आप एक्सपोर्ट का ऑर्डर पकड़ना शुरू करें कि यार मुझे बर्ड चाहिए मरे हुए पैसों के हिसाब से, तो फिर हर बंदा आपको देगा, जाहिर सी बात है। तो ये अजीब सा एक माफिया है जो काम करता है। अब ज़ाहिर है हर बंदे की तो इस्तात नहीं होती कि जो नया बर्ड मार्केट में आया है लाखों रुपए का, हर कोई तो नहीं परचेज कर सकता। तो एक चेन है, 10 लाख से फिर 8 लाख वाले के पास आता है, 8 लाख से 2 लाख वाले के पास आता है, जब लाख वाले के पास आता है तब वो लाख वाला खरीद तो लेता है, लेकिन हमारे माफिया के हद से वो चढ़ जाता है, फिर आगे उसका कोई सरोकार होता नहीं, वो बेचारा परेशान हो जाता है फिर। आपको नहीं लगता कि जो आज मार्केट की सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं इम्पोर्टर का और एक्सपोर्टर का हाथ है? अच्छा बासित, मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि इम्पोर्टर जो है वो तो आपका एसेट है, जो आपको बाहर से बर्ड ला के आपके हाथों में देता है। आप महंगे दामों बर्ड खरीदते हो, उसको ब्रीड कराना शुरू करते हो, फिर आ जाते हैं एक्सपोर्टर पे। मैं ये भी नहीं समझता कि एक्सपोर्टर मट्टी पलीत करने में वो, हाँ मौका मिल जाता है वो एक अलग बात है। जब पहले आप मैं हम 2-3 बंदे ही मार्केट कोलैप्स करेंगे तो एक्सपोर्टर को तो बहाना मिल जाएगा कि उससे भी कम में उठाते हैं भाई। ना इम्पोर्टर का हाथ है ना एक्सपोर्टर का हाथ है, इसमें हाथ उनका है जिन गलत हाथों में बर्ड पहुंच जाता है। अब हमारे तो क्या है, भेड़ चाल है भाई, अपना उल्लू सीधा करो, बाकी लोग तेल लेना। लेम लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो उन हाथों में वो चीज़ पहुंचाई जाए, जैसे मिसाल दी जाती है कि सोने की कदर सिर्फ ज्वारी ही पहचानता है। अगर किस हर आड़े टेढ़ा कहीं भी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करके बर्ड परचेज कर ले और उसको संभालना नहीं आता कि भाई बच्चे आ जाए तो उनको होल्ड करके, क्योंकि दुनिया चलती है सिस्टम पे, पाकिस्तान सिस्टम पे नहीं चलता, असूलन तो चलना चाहिए। अब सिस्टम क्या होता है कि आपने एक चीज़ बाहर से इंपोर्ट करी, आपने इंपोर्टर से परचेज कर ली, अब आप एक अपना सर्कल बनाएं, एक लूप बनाएं कि भाई मिसाल के तौर पर मेरे पास वो चीज़ सबसे पहले आ गई, मैंने ब्रीड कराया, तो मेरे 10 दोस्त हैं, मुझे पता है 10 में से 8 नाकारा हैं, 2 हैं ऐसे कि जो इस इस हॉबी को बिजनेस बना सकते हैं। मैं उन 2 तक ही वो बर्ड पहुंचाऊंगा, वो दो हो सकता है, मजीद 2 को पहुंचाएं। एक सर्कल होगा जो कि बर्ड की मार्केट की बाउंड्री होल्ड करके रखेगा, वो बाहर नहीं निकलने देगा। इससे क्या होगा कि तीसरे बंदे की ख्वाहिश पैदा होगी, यार एक बर्ड मुझे भी चाहिए, मैं कहूँगा मैं देता ही नहीं हूँ, तो मार्केट बनी रहेगी। जब मेरे नखरे की वजह से वो बर्ड उसके पास कभी ना कभी पहुंच जाएगा तो वो तीसरे को नखरा दिखाएगा कि भाई मैं नहीं देता, मैं ब्रीड कराऊंगा, उसके बाद खड़ा होगा बर्ड को देगा नहीं। इससे क्या होता है, मार्केट को कैप्चर करना, या मार्केट को उठाना या मार्केट को गिराना आप और मेरे जैसे ब्रीडर्स के हाथ में होता है। इम्पोर्टर का इसमें कोई रोल नहीं है, एक्सपोर्टर का इसमें कोई रोल नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपकी बात का ये मतलब समझूं कि हमें किसी ऐसे बंदे को अपनी म्यूटेशन, जो जिससे आप सो कॉल्ड रेयर म्यूटेशन कह लें, हम ऐसे बंदे को अपनी म्यूटेशन वाला बर्ड सेल ही नहीं करें जो जिसपे आपको ऐसा लगता हो कि यार ये 1 लाख का बर्ड खरीद के उसका बच्चा 5-10 हज़ार का बेच देगा। यार मैं समझता हूँ कि आप जैसे मिसाल के तौर पे तुम्हारा मेरा सर्कल 10 लोगों का है, हमारे 10 लोगों को चाहिए कि हम रिजिड हैं अपनी जगह पे, हम गंद खराब नहीं करते मार्केट। हमने ये तय कर लिया कि पाकिस्तान का लेवल एक डिफरेंट करना है, तो हम 10 बंदों ने पैसे मिला के जो बर्ड बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है हमने वो उठा लिया, अब हम ही आपस में उसको ब्रीड करा रहे हैं। फिर अब सोसाइटीज़ को मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ, यहाँ पे सोसाइटी का काम सिर्फ शो कराना नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। अब पुलिस का काम सिर्फ खड़ा होना नहीं होता, बहुत सारे क्राइम को कंट्रोल करना होता है। तो यही हमारा हाल सोसाइटीज़ का भी है, जो सही रोल प्ले नहीं करती जहाँ उनको प्ले करना चाहिए।
तो ये चीज़ें होल्ड करना अ, चंद लोगों का मजमुआ, चाहे उसे ग्रुप ऑफ पर्सन कह लो, चाहे उसको सोसाइटी कह लो, चाहे उसको एक पेज कह लो, चंद लोगों के हाथ में होता है। मतलब आप अपने हाथ से वो चीज़ें कहीं और जाने ही ना दें जहाँ वो उससे खराबी होने के चांसेस हो। अब बात ये आती है कि कब तक रोको। ये आप सारे जो पायनियर्स है ना उस ग्रुप के, वो डिसाइड करेंगे कब तक आपने अपने पास रखनी है वो चीज़। मार्केट में पहुंच गई वो तो गंदी होनी है। फिर वही बात है कि इम्पोर्टर एक्सपोर्टर का कोई रोल नहीं होता भाई। आप और मेरे जैसे बंदे इस चीज़ को खराब करते हैं। लाहौर के ब्रीडर और कराची के ब्रीडर, आप इन दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं? यार ओवरऑल तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर 60% बोलूँ तो लाहौर एक डिफरेंट माइंडसेट है, क्योंकि वहाँ पे लोगों की वे ऑफ अर्निंग, उनकी इनकम एक डिफरेंट है, वहाँ का माहौल डिफरेंट है। कराची का माहौल डिफरेंट है, ज़्यादातर 95% लोग नौकरी पेशा होते हैं। यहाँ के ट्रैफिक में, यहाँ के हालात में उनके पास कोई वक्त नहीं बचता कि वो आपस में मीटिंग भी कर सकें, जैसे हम अभी इस वक्त कर रहे हैं या वैसे भी अमूमन करते हैं। तो लाहौर के लोगों का बिहेवियर टूवर्ड दिस हॉबी मुख्तलिफ है, कराची के लोगों का बिहेवियर टूवर्ड दिस हॉबी मुख्तलिफ है। और ज़ाहिर है वो बंदा जो आधे दिन की नौकरी करता है फिर अपने बर्ड्स को देखता है, वो इन्वेस्टमेंट इसीलिए करता है कि यार जल्दी जल्दी बच्चे लो और मैं थोड़ा सा पैसे जो मेरे पास जमा हो जाएंगे मैं कुछ कर सकूँ, इन्वेस्टमेंट इसलिए लगाता है। तो वो ज़्यादा घबरा जाता है कि यार ये तो मार्केट लॉस हो गई, मैं परेशान हो गया, मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट लगी है, एटलीस्ट प्रॉफिट नहीं आता, खुला करो, पैसे तो आएंगे। पंजाब का थोड़ा माइंडसेट डिफरेंट है, वहाँ भी होंगे 25% 30% लोग होंगे जो नौकरी पेशा हो, नहीं तो हर कोई एटलीस्ट मिलियनियर है, बिलियनियर है, उसको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। पड़ता भी है तो भाई कारोबार है, पढ़ना भी चाहिए, जब करोड़ों रुपए आपने लगाए हुए तो फर्क तो पड़ता है। लेकिन बहुत बहुत डिफरेंस है लाहौर और कराची में, आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है कि हर कोई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ है और वो ये देख रहा है कि यार अगर फलाना बंदा इतने का बर्ड सेल कर रहा है तो मैं उतने का ही कर दूं या उससे कम पैसों में सेल कर दूं। क्या आपको नहीं लगता कि ये जितने भी ब्रीडर्स हैं सबके पास अलग अलग क्वालिटीज़ के बर्ड हैं, क्योंकि तो लाइव स्टॉक है। अब जैसे मैं आपको अपनी मिसाल दूं कि अगर एक नॉर्मल बर्ड, आपने तो मेरे पास बर्ड कलेक्शन देखा ही है मेरा, अब आपको नहीं लगता कि मेरे पास मार्केट से हट के एक वैरायटी का बर्ड है, एक नॉर्मल बर्ड भी वो बर्ड नहीं है जो हर दूसरे बंदे के पास है। तो कहने का मकसद ये, मैं तो किसी के को नहीं देखता कि वो इतने का बर्ड दे रहा है, वो इतने का बर्ड दे रहा है। मैं तो जो मैं देखता हूँ कि यार मेरी क्वालिटी क्या कह रही है, मैं किस हिसाब में इस बर्ड को देना चाहूंगा अगर मैंने दिया तो। अच्छा बासित, ये जो आपने सवाल किया है ना, जैसे कि आपने कहा रिपीट के लाइव स्टॉक है। देखो लाइव स्टॉक की एक फिक्स प्राइस तब तक डिसाइड नहीं हो सकती जब तक ऊपर कोई एक कंसर्न बॉडी ना खड़ी हो। कंसर्न बॉडी सोसाइटी के तहत भी हो सकती है, एक डिपार्टमेंट भी हो सकता है जिसमें अच्छे ब्रीडर हों और वो रेट तय करें। सिर्फ एक रेट लिस्ट मार्केट में शाया करना मकसद नहीं होता, उस रेट लिस्ट को लागू कराना मकसद होता है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, आप हर एक ब्रीडर को अपने डिपार्टमेंट से कनेक्ट करें और उस पर आप पेनल्टीज भी लगा सकते हैं। अगर आपने इस रेट से नीचे फेंका हो, बेचा हो बर्ड, तो आपको पेनल्टी लग सकती है। तो एक प्रॉपर सिस्टम है, जब तक सिस्टम नहीं बनेगा तब तक बर्ड के रेट स्टेबल नहीं होंगे। दूसरी बात, तुम्हारे पास ब्लैक फेस है, मेरे पास ब्लैक फेस है, तुम कितने का बेचते हो मैं तुम्हारी देखा देखी नहीं बेच सकता उस चीज़ को। हो सकता है मेरा ब्लैक फेस जो है वो साइज में बड़ा हो, तुम्हारा ब्लैक फेस होगो ब्रेड हो पीछे से। तो जो रेट है ना वो ब्रीडर खुद डिसाइड करता है। अब ब्रीडर ने जो डिसाइड कर लिया, अब मार्केट उससे आगे की चल रही है, तो ब्रीडर के डिसाइड करने में क्या फ़र्क पड़ता है, आप डिसाइड करो और भरते रहो, कुछ तो बेचोगे ना। तो यार देखो, गो विद द फ्लो, जैसे चलता है मार्केट चल रही है। आप ये ना सोचो कि आपने लाखों का लिया, हज़ारों की रेट है। अब जब बेचना है कि डिसाइड कर ही लिया है तो बेच दो जो रेट चल रहा है। लेकिन बर्ड के रेट दोबारा रिपीट करूँगा, जब तक डिसाइड नहीं हो सकते, जब तक एक कंसर्न गवर्न बॉडी ऊपर खड़ी ना हो। अच्छा शहीद भाई, जैसे कि आजकल जो मिथ्स फैली हुई है कि बजरी बिल्कुल मार्केट से गायब हुआ है और बजरी बजरी को जो है वो डिग्रेड किया जा रहा है या बजरी को वैल्यू नहीं दी जा रही, म्यूटेशंस को वैल्यू नहीं दी जा रही, वर्किंग को वैल्यू नहीं दी जा रही, और कुछ लोग बरसाती होते हैं अलग अलग स्पीसीज के पीछे, जिसका सीजन चल रहा है उसके पीछे। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, या आप बजरी घर की सपोर्ट में क्या कहना चाहेंगे?
मतलब आप क्या देखते हैं बजरी? मुझे तो ऐसा लगता है, अगर मैं मुझसे कोई सवाल करे तो मुझे तो ऐसा लगता है जितना स्कोप वर्किंग का बजरी घर के अंदर है उतना किसी बर्ड में नहीं है। ये मेरी अपनी थिंकिंग है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे जैसे कि तुमने कहा स्टोव बहुत बड़ा है। अब देखो बेहतर ये है कि अपने कान बंद कर लिए जाए, क्योंकि ऐसा होता है और 2-4 साल के बाद जब आपको लगता है कि सब गया, सब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर चीज़ कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है। तो अभी मेरा मशवरा सब लोगों को भी यही है, अपने कान बंद कर लें, अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी शेड में रहें, अपनी वर्किंग जारी रखें। एक्सपेक्टेशन नहीं लगाएं कि भाई मैं बहुत बड़ी वर्किंग कर लूँगा तो मुझे इतना पैसे से ना जोड़ें अपनी वर्किंग को। अपनी वर्किंग करते रहें, लेकिन आप अपना खर्चा उठाने जब भी शौक करें तो ये सोच के करें कि खर्चा आपने सारा खुद उठाना है। ये ना सोचें कि यार मैं बेच दूंगा तो उससे खर्चा उठाऊंगा, तो ये चीज़ बाद में तकलीफ देती है और ये डिसहार्ट होने का सबब बनती है, फिर लोग हॉबी भी छोड़ देते हैं। तो जितना भी खर्चा है ना बर्ड का, जब भी लें या जब भी शौक करें तो ये सोच के करें कि खर्चा आपने खुद उठाना है। अब वो बर्ड ने उठवा लिया तो ये आपकी नसीब है, उठ गया तो उठ गया। देखो बजरी नेवर एंडिंग स्टोरी है। वो इंटरनेशनल मार्केट को देखें, आप लोकल मार्केट को छोड़ दें। आप अपने गोल्स पे लगे रहें। जो बर्ड आपको बनाना है, म्यूटेशन नेक्स्ट करना है, एग्जीबिशन होगरोमो बनाना है, एग्जीबिशन पे वर्किंग करनी है, आप बस अपने मिशन, अपने गोल और विजन के ऊपर अपना काम करते रहें। छोड़ दें मार्केट क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, आपका दोस्त क्या कह रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ। आप बस लगे रहें जो आप कर रहे हैं, खत्म नहीं होगा, ऊपर ही जाएंगे इंशाल्लाह। में? अच्छा शेर भाई, अभी मैंने रिसेंटली सुना था आपने जजिंग ट्रेनिंग के लिए कोई फीस वीस भरी है। तो क्या आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में कि क्या आपको लगता है कि जो आपने फीस भरी है वो आगे आपके काम आएगा? बासित, वर्ल्ड बजरीगर ऑर्गेनाइजेशन, जाहिर है कहीं किसी भी मुल्क में शो होते हैं तो जज बुलाया जाता है। अब हर किसी को तो उठा के जज नहीं बुला सकते, तो जैसे सिस्टम होता है, तो वर्ल्ड बजरीगर ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया के ब्रीडर्स का एक सिस्टम है, एक चैप्टर है। तो उसके कुछ रूल्स हैं कि हर किसी को जज नहीं बनाया जा सकता। एक क्राइटेरिया है कि एक बंदा ये क्राइटेरिया पूरा करेगा तो वो एप्लीकेबल है कि वो जज WBO के सर्टिफाइड जज के पैनल में आ सकता है। उसके टेस्ट भी हैं, उसकी 5 साल की वर्किंग भी है। जैसे कि 5 साल आपने लोकल आपकी सोसाइटीज़ के साथ एंगेज होना है, ट्रेनिंग जजिंग करनी है, 5 शो गालिबन। उसके बाद जब आपने ये लोकल क्राइटेरिया पूरा कर लिया, देन आप WBO का एक टेस्ट होता है, आप टेस्ट में अपीयर हो जाएं और आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको WBO सर्टिफिकेशन मिल जाती है एक टाइम के बाद। फिर कोई कंट्री आपको बुलाना चाहे तो आपको बुला सकती है, आप बाहर जजिंग करने जा सकते हैं। रही बात फीस पे करने की, तो जाहिर है पाकिस्तान में सोसाइटीज़ हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ मीडियम हैं, कुछ पुअर हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से। लेकिन जो सोसाइटीज़ को रोल प्ले करना चाहिए था पूरी हॉबी को लेके, वो नहीं करती हैं। वो एक अलग टॉपिक है, मैं बात कर चुका हूँ उस चीज़ के ऊपर। देखो सोसाइटीज़ के चार्जेस होते हैं, फीस होती है। अब जो हर सोसाइटी तय करती है कि ये है फीस, हम किसी भी दायरे, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो फीस पे करते हैं, स्कूल पढ़ते हैं फीस पे करते हैं, तो सोसाइटी की फीस होती है। अब फीस जाहिर है मैंने भी पे करी है और भी लोग इंटरेस्टेड थे एज अ जज कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें बाहर के ममालिक में 5 साल बाद या कई साल के बाद, तो मैंने भी ज़ाहिर फीस दी है। अच्छा शेर भाई, हमारा आपका साथ काफी पुराना है और मैं आपको शुरू से ही देखता हुआ आ रहा हूँ। आप बजरीगर ही ब्रीड कराते हैं, तो आपने मार्केट को देखते हुए रंग क्यों नहीं बदले अपने? आप दीगर बर्ड्स की स्पेशीज़ की बात कर रहे हैं? नहीं समझ। यार ऐसे मैंने शुरू में, इंटरव्यू के शुरू में ही कहा कि मेरा कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है और मैं इस एग्रीकल्चरल फील्ड को या लाइफ स्टॉक को बिजनेस नहीं समझता, बर्ड्स को खुसूसन। बाकी सब बहुत अच्छे हैं, इसको बिजनेस समझता नहीं है। जब मैं बिजनेस ही नहीं समझता तो मैं हवा के साथ साथ अगर किसी एक स्पेसिफिक बर्ड के रेट बहुत हाई पे हैं तो मैं लोगों की तरह उनको परचेज करने पे उनकी तरफ नहीं जाता। तो आपका कहने का ये मकसद है कि जो जितने लोग इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, ये इतने बड़े बड़े नामी गिरामी ब्रीडर्स, क्या आप इनको ब्रीडर नहीं समझते? नहीं बिल्कुल, ब्रीडर तो यार एक किसी ने बाहर मटकी भी लगाई है, चिड़िया भी पाल रहा है, ब्रीडर तो वो भी है। ब्रीडर तो सारे हैं, ब्रीडर को हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते यार तुम सही हो या गलत हो, तुम ब्रीडर अच्छे नहीं हो या बुरे हो। तो हर किसी का अपना एक विजन है, हर किसी का एक अलग माइंडसेट है। किसी को लगता है कि यार हम बहुत कमा सकते हैं इस चीज़ से, लेकिन देखो मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, मैंने बिजनेस किया भी है, मैंने जॉब भी किए हैं।
तो बिजनेस डेवलप करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बिजनेस ऐसा नहीं होता है कि खुला हवा में छोड़ दिया कि वो उड़ेगा तो उड़ेगा, नहीं उड़ेगा तो बैठ जाएगा। उस पे रिस्क एनालिसिस होते हैं, उस पे मिटिगेशंस होती हैं, उसके सॉल्यूशन सीकर्स होते हैं, उसके बाकायदा प्लानिंग होती है, स्कोप डिफाइन किया जाता है, ये भी डिफाइन किया जाता है कल को मार्केट कोलैप्स होगी तो हमने उसको कैसे होल्ड करके कैसे उठाना है। तो बिजनेस की डेफिनेशन तो ये है, एक ऐसी चीज जिसकी कोई ना अलिफ हो ना बे हो, आपने रखी हुई है लोगों के हिसाब से, जैसे लोग पाल रहे हैं, हाइप क्रिएट हुई है, महंगी हो रही है, आगे बिकेगी, तो आपने सुन के वो चीज़ परचेज कर ली है और ना मार्केट सर्वे किया है। तो मार्केट सर्वे पेपर वर्क से होता है, ऐसा दुनिया ऐसे नहीं चलती कि मुंह से चार लोगों ने बोल दिया। वो तो हम दो तीन बंदे बैठ के कोई भी पोस्ट लगा के किसी भी चीज़ को उठा गिरा सकते हैं, वो तो तरीकेकार है मार्केट को चलाने का या गिराने का। तो बिजनेस तो है नहीं। लोग यार अगर परचेज करते हैं, हवा के साथ साथ चीज़ें परचेज करते हैं, चाहे वो बड़े पैराकीट्स हों या छोटे डव हो, जावा हो, फिंचेस हो, कुछ भी हो, उनकी अपनी चॉइस है। अगर उनका नसीब इसमें लिखा होगा, उनका तुक्का लगा होगा इसमें, तो तुक्का लग जाएगा, नहीं तो आपके सामने है फिंच का जो हाल हुआ था पहले। लोगों ने, जो लोग इस वक्त दीगर बर्ड्स के पीछे लगे हुए हैं, वो लोग उस वक्त फिंच के पीछे लगे थे। तो लोगों ने कैसे कैसे पैसा जमा करके, प्रॉपर्टी बेच के, जेवर बेच के, माँ बहन बेटी का, तब जाके तो फिंचे लगाई थी। लेकिन हुआ क्या था, सड़क से भी नीचे आ गए। तो ये तो तुक्का है। जो बिजनेस डिफाइन ना हो, पेपर वर्क ना हो, जिसका पता ना हो कि आज कहाँ है परसों कहाँ है, वो बिजनेस बिजनेस नहीं होता, वो सिर्फ तुक्का होता है। लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। अच्छा सही भाई, बजरीगर में कोई ऐसी म्यूटेशन बताएं जो आपके दिल के बहुत करीब हो। सबसे पहले तो गोल्डन फेस, जो मेरे वाकई दिल के बहुत करीब है, और मैं काफ़ी टाइम से सिर्फ गोल्डन फेस स्पेसिफिकली ब्रीड करा रहा हूँ। चाहे वो किसी भी वैरायटी में हो, किसी भी म्यूटेशन में हो, मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि मेरा बर्ड गोल्डन फेस में आना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर इतना आसान नहीं है, टाइम लगता है। और दूसरे नंबर पे आता है रेनबो, देन फिर वायलेट। वायलेट म्यूटेशन नहीं है, वायलेट कलर है, डार्क फैक्टर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मल्टीपल गोल्डन फेस मैंने वायलेट में या कोवर्ट में ही बनाया है, क्योंकि मेरी मोहब्बत है। तो उसके बाद ऐसी एक म्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सॉरी ये कॉम्बिनेशन है जिसने मुझे एक अच्छा नाम दिया पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर, जो कि रेनबो है। रेनबो पहले भी पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे नामवर ब्रीडर्स के पास मौजूद था, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स किए, उसमें वायलेट मजीद एंगेज करना शुरू किया, डार्क फैक्टर टू डार्क फैक्टर ब्रीड कराना शुरू हुआ। तो एक बहुत अच्छे रेनबो हो रोमो इन डबल फैक्टर वायलेट। आपके पास रेनबो मैंने विजिट किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आया मुझे देख के। और समटाइम बहुत भाई को प्राउड फील होता है कि यार कोई तो है जो अच्छा काम कर रहा है रेनबो के अंदर, क्योंकि रेनबो तो अच्छे रेनबो तो आप देखने को ही नहीं मिलते। अब आप किसी चीज़ से मोहब्बत करते हैं तो आप उसकी वैल्यू नहीं देखते, उसकी मार्केट नहीं देखते, बस मोहब्बत तो मोहब्बत है ना। आपका इश्क तो इसके जुनून बजरीगर है, तो मैं ये थोड़ी देखूंगा कि बजरीगर कल को खुदा ना खास्ता आएगा तो नहीं, 1000 रुपये भी सिर्फ सारी म्यूटेशंस आ जाती हैं तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा। ये एक लगन है, एक चीज़ है, मुझे क्रिएट करनी है। तुम क्रिएट कर रहे हो माशाल्लाह, तो मैं भी क्रिएट करने में लगा हुआ हूँ। अब मेरे गोल्स कुछ और हैं, तुम्हारे गोल्स शायद कुछ और हो, शायद मेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, तुम्हारी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो। अब प्लानिंग क्या है ये हम दोनों को आपस से पता है, क्योंकि आपस में इंफॉर्मेशन, नॉलेज और सीक्रेट्स इस हॉबी के बांटने चाहिए। जब आप आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आप बड़े हॉबियर्स की, तो आप नया बच्चा क्रिएट नहीं कर सकते। नया बच्चा आपको लेकर आना पड़ेगा खुद की दोस्ती या खुद की मेहनत दिखाने के बाद। इसके लिए आप जगह जगह यूनिवर्सिटीज़ जाएँ, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी जगह है, यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम जाएँ, वहाँ पे बजरीगर की प्रेजेंटेशन दें, ये बहुत अच्छा तरीका है। यूनिवर्सिटीज़ जाएँ, एक्सपो लगती है डेल्फा, हमारे बहुत अच्छे अच्छे ब्रीडर हैं, डेल्फा में पार्टिसिपेट करते हैं। ये ऐसी जगहें हैं कि जहाँ पे आपका पैसा कुछ भी ज़्यादा खर्च नहीं होता और आप अपना इल्म और अपनी मोहब्बत लोगों में बांट कर आ जाते हैं। अरे 1000 लोग हैं, 10 में तो शौक पैदा होगा, 10 तो आपकी तरफ आएंगे। तो ये हॉबीज क्रिएट करने का जरिया, हॉबीज क्रिएट होगा तो ज़ाहिर है फंड्स क्रिएट होंगे, फंड्स क्रिएट होंगे तो बर्ड भी बिकना शुरू होगा। अच्छा शहीर भाई, आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आप यकीन करें, अ, बहुत खुशी हुई कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। और अभी तो मैंने आपको ज़रा सा खंगाला भी नहीं है, जितनी नॉलेज मैं समझता हूँ आपके पास है कलर के गेमों के हवाले से,
और जेनेटिक्स के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी डिबेट्स होंगी, आपसे इन्फॉर्मेशन निकलवाएंगे हम और अपने व्यूवर्स देखने वालों को बताएंगे, और बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है। लेकिन जो नॉलेज मेरे पास है वो तो हमेशा से मैं बांटता आया हूँ, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो फेसबुक हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हर बंदे तक पहुँच जाए। लेकिन पहले पाकिस्तान है, लोग सपोर्ट नहीं करते। तो आप ये बहुत अच्छा आपने काम शुरू किया है, ये जो आपने इंटरव्यू शुरू करे हैं ये बहुत अच्छा एक स्टेप है हॉबी की प्रमोशन के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें ना पैसा है, ना आपका लगा है, ना मेरा लगा है, ना देखने वालों का लगा है। यहाँ पे आपकी नीयत है और मेरी नीयत है, आपका नॉलेज है और मेरी नॉलेज है, या जो बैठने वाला इस सीट पे बैठेगा और सीट पे उसकी जो नॉलेज है वो लोगों तक ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है कि इसको सपोर्ट करें, इसको लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, मुझे ऐसा भी लगता है जैसे कि पाकिस्तान में देखा है कि लोग कभी भी आपके किसी भी काम को, जिस तरह मैं भी एक मिसाल हूँ कि लोग कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों का एक रूल है, जब तक फ्री की चीज़ें मिलती है ना वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते, ना कदर करते। तो बासित को और मज़ीद पाकिस्तान में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप एटलीस्ट कुछ नहीं भी कर सकते ना अपने मुंह से या अपने वजूद से या अपने हाथ से कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो आप बुरा ना करें, लेकिन सपोर्ट करें। एटलीस्ट सपोर्ट आप व्यूअरशिप बढ़ा के कर सकते हैं, शेयर करके कर सकते हैं इनकी वीडियोस को, और लोगों तक पहुंचेंगे और लोग मुतासिर होंगे तो हॉबी की तरफ आएंगे। इसमें इनडायरेक्टली आप सब ब्रीडर्स का भी फ़ायदा है, तो सपोर्ट करना लाजमी है। शेर भाई, आप न्यू फैंसियर को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह मार्केट के हालात चल रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि न्यू फैंसियर डरेगा आते हुए, इन्वेस्ट करते हुए, या कोई भी स्पीशीज रखते हुए? तो अगर और मैं ये समझता हूँ कि न्यू फैंसियर से हमें कोई भी ब्रीडर न्यू फैंसियर से ही है, मतलब मार्केट तो वही है ना, आपको कमा के तो वही लोग देंगे, क्योंकि वही लोग आपकी चीज़ें बाय करेंगे। यार मैं कहूँगा कि आप वीडियोस के थ्रू, पोस्ट के थ्रू अपने आर्टिकल लिखें, अपनी प्रेजेंटेशन लिखें और नए बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। अट्रैक्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे की वजह से उनको अट्रैक्ट नहीं करें, फिजिबिलिटियाँ बना के उनको अट्रैक्शन नहीं दें इस हॉबी की। इस हॉबी को हॉबी की हद तक ही रहने दें। आप बर्ड दिखा के, अपनी वर्किंग दिखा के कि आपने इसके साथ ये किया, उसके बाद दूसरे सीजन में ये लगाया तो आपने ये चीज़ जनरेट कर दी, तो जो टेक्निकल बच्चा होगा ना, जो इस फील्ड में आना चाहता होगा, कि वो कुछ करना चाहता है इस फील्ड के अंदर, इस म्यूटेशन के अंदर कुछ करना चाहता है, तो आप ऐसे लोगों को कैच करना शुरू करें और अपने ग्रुप में ज्वाइन करना शुरू करें। ऐसा नहीं कि वो आएगा उसके बाद क्या करेगा, आप उसको पकड़ के रखें। आपको जिस बच्चे में वो टैलेंट नज़र आता है आप उसको अपना शागिर्द बना लो और मल्टीपल शागिर्द बना लो। तो वो शागिर्द क्या करेंगे, फिर इंटरनेशनल मार्केट मीट करेंगे, क्योंकि उनको पैसे का नहीं होगा, उनको वो गोल होगा जहां आप उनको बचाना चाहते हो। तो नए फैंसियर्स को मेरा ये मशवरा है कि बर्ड्स का जो इश्क है ना, वो अपने अंदर अगर आपके अंदर है तो आप इसके अंदर आएँ और इश्क को जुनून की हद दें, और जुनून की वजह से, ताकि आप पाकिस्तान को किसी अच्छे पैमाने पर जाकर रिप्रेजेंट कर सकें। शाहिद भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह आपसे अगले सेशंस में भी बैठेंगे और खूब गपशप करेंगे, बात करेंगे, आपसे सीखेंगे, लोगों को आपके अंदर की जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।